Hello dear friends, how are you? Welcome to your channel. Today's topic is chapter 4 of a cell textbook which is the cell. सेल हम पढ़ेंगे कि सेल किसको कहते हैं। सेल पहले जो कि डेविड जेनसन आया था हमारे पास, उसने क्या बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसी टाइम में बनाया था 1590 में। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे था गैलीलियो जो क्या आया था 1690 में, जिसने अक्सर बुक्स में 1610 भी लिखा हुआ है और अक्सर बुक में 1690 भी लिखा हुआ है। सिंध टेक्स्ट बुक में हमारे पास लिखा हुआ है 1610, तो फिर हम उसको ही फॉलो करेंगे। और 1610 में गैलीलियो आया था, उसने उसी माइक्रोस्कोप को अच्छे तरीके से देखा और उसकी बनावट में चेंजिंग्स की, यानी कि डिज़ाइन किया। आगे चलते हैं। हमारे पास रॉबर्ट हुक है जो 1665 में आया था, जिसने जो कि कॉर्क होता है उससे क्या किया, सेल को बाहर निकाला। मतलब कि सेल जो कि है कॉर्क में होता है उसको, मतलब कि सेल को कॉर्क के थ्रू डिस्कवर किया। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। शेल्डन और सचवान है। शेल्डन का ख़ास काम है, शेल्डन जो कि है उसका ख़ास काम है, उसने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, फिलड होता है। जी हाँ दोस्तों, फिलड होता है। आगे था शेल्डन जो कि 1838 में आया था, और सचवान जो कि 1839 में आया था। उसने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होती हैं उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होता है सेल का बना हुआ आता है। और आगे चलते हैं। हमारे पास काउंटिंग है, हमारे पास काउंटिंग कि कहाँ पे कितने सेल होते हैं। हमारे सिंध टेक्स्ट बुक में थोड़ी ही पॉइंटें बताई गई हैं, जिसके है क्यूबिक इंच ऑफ कॉर्क जो कि 1665 में जो कि आया था रॉबर्ट हुक, उसने हमें बताई। और हमारे पास एक पॉइंट रह गई है जो कि है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, जिसने न्यूक्लियस को ईजाद किया। कहाँ से, ऑर्चार्ड से। जी हाँ दोस्तों, सेल काउंट में हम थे। सेल काउंट में जो कि कॉर्क से उसने जो कि क्यूबिक इंच से 1 बिलियन सेल को फाइंड किया। और जो कि न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और जो कि एडल्ट होता है उसमें 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हम जब डोनेट करते हैं ब्लड किसी से, तो फिर हम उसको क्या देते हैं, 5.4 बिलियन सेल्स उसको हम डोनेट करते हैं। आगे चलते हैं। और जो कि डिस्ट्रॉय और रिप्लेसमेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, 1% सेल डाई होते हैं और उससे 60 बिलियन सेल बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। सेल थ्योरी में हमारे पास पहली जो कि 2 पॉइंट्स थी वो किसकी वजह से दी गई थी, जर्मन बॉटनिस्ट जो कि है शेल्डन 1838 में, जिसने हमें बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। यहाँ पे बॉटनिस्ट क्यों इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बॉटनिस्ट इसकी वजह से हुआ है कि ये जो कि डिस्कवरी हुई थी, इसने बताया कि सब प्लांट जो कि होते हैं सेल के बने हुए होते हैं, तो फिर इसने प्लांट के बारे में बताया हमें, तो फिर ये बॉटनिस्ट हुआ। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास के है जर्मन जूलॉजिस्ट, इसने कोई एनिमल्स के बारे में काम किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। जो कि सचवान था जर्मन जूलॉजिस्ट, जिसने 1839 में हमें बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, हर एक एनिमल सेल का बना हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। और शेल्डन और सचवान ने एक पॉइंट दी थी कि सेल हैज़ अ डीनोवो स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, सेल हैज़ अ डीनोवो स्ट्रक्चर। डीनोवो क्या है यारो, डीनोवो हम उसे कहते हैं कि सेल जो कि अराइज हो नॉन सेल्यूलर मटेरियल से, उसको हम कहते हैं डीनोवो। ये किसने पॉइंट दी थी, शेल्डन और सचवान ने। ये पॉइंट जो कि रुडोल्फ विर्चो आया था, ये 2 पॉइंट्स शेल्डन और सचवान ने दी थी। उसके बाद आया था रुडोल्फ विर्चो 1855 में। रुडोल्फ विर्चो आया था जो कि क्या था, जर्मन पैथोलॉजिस्ट था रुडोल्फ विर्चो, जो कि 1855 में आया था। उसने बताया कि सेल इज़ नॉट डीनोवो स्ट्रक्चर, सेल की डीनोवो स्ट्रक्चर नहीं होती। इसकी जो कि स्ट्रक्चर होती है वो ये जो अराइज होता है वो कहाँ से होता है, इसने क्या बताया हमें, से न्यू सेल जो कि अराइज होता है वो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और हमने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स जो कि सेल थ्योरी की हुई शेल्डन और सचवान ने हमें बताई, वो ये थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स,
और दूसरी थी कि सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि रुडोल्फ विर्चो थे हमें बताई, वो ये थी कि डी नोवो स्ट्रक्चर उसकी नहीं होती, वो पैदा जो अराइज होते हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उसमें से। आगे चलते हैं, हमारे पास दोस्तों टॉपिक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप एक ग्रीक वर्ड है जो कि माइक्रोस और स्कोपिन का कॉम्बिनेशन है। माइक्रोस की मीनिंग है स्मॉल और स्कोपिन की मीनिंग है टू सी, मतलब कि टू सी द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोज ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो कि हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। आगे चलते हैं, हमारे पास है माइक्रोस्कोप में कुछ एग्जाम है। दोस्तों जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो फिर उसमें जो कि पॉइंट्स इस्तेमाल होती हैं 60% बायोलॉजी के बुक में क्या होती है? डेफिनेशंस होती हैं। और डेफिनेशन को उसकी मीनिंग ही समझ के हम उसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इधर ही माइक्रोस्कोप में तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि पहला है माइक्रोस्कोप के टाइप्स में लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप दोस्तों, लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट मतलब कि उसमें विजिबल सोर्स होगा, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होगा जो कि होगा विजिबल लाइट होगी। जी हाँ दोस्तों, लाइट की वजह से ही हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? लफ्ज़ ही पता चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि 60% कॉम्बिनेशन होता है किसका? जी हाँ दोस्तों, तो फिर यहाँ पे भी जो कि सोर्स ऑफ एलिमिनेशन होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है किसकी? एक्सरे की। एक्सरे की वजह से ही हम जो कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखें उसको कहते हैं एक्सरे माइक्रोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से जो कि इलेक्ट्रॉन बीम हो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो फिर हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से हम किसी चीज़ को देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, जैसे कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको ऑब्ज़र्व करें तो फिर हम उससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास है मैग्नीफिकेशन। दोस्तों ये एक टॉपिक है और अहम टॉपिक है माइक्रोस्कोप में। और आगे चलते हैं कि मैग्नीफिकेशन पे में हमारे पास क्या है? उसकी मीनिंग है कि इंक्रीज़ करना किसको? एपरेंट की साइज़ को। एपरेंट की साइज़ को जो कि ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना। आगे चलते हैं। हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी होती है? 10,000x। आगे चलते हैं। मैग्नीफिकेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप की? भले ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो या फिर लाइट माइक्रोस्कोप हो या फिर एक्सरे माइक्रोस्कोप हो। जी हाँ दोस्तों, इसका फार्मूला है हमारे पास जो कि पावर ऑफ आई पीस होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यह है फार्मूला जिसकी वजह से हम मैग्नीफिकेशन को पहचान सकते हैं कि इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास उसी माइक्रोस्कोप का ही टॉपिक है, कौन सा? रेजोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, रेजोल्यूशन की मीनिंग क्या है? मिनिमम जो कि रिजोल्व हो डिस्टेंस, तो फिर हम उसको कहेंगे रेजोल्यूशन। और इसमें जो कि कैपेसिटी होती है क्या करने की? एडजस्टेंट, मतलब कि जो कि चीज़ हमारे पास होती है ना कि बीमारी होती है एक जिसमें धुंधलाहट नज़र आती है, तो फिर इसमें ही वही काम है कि धुंधलाहट को कम करना। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास उसमें कैपेसिटी होती है धुंधलाहट को कम करने की और उसको क्लीन करने की और क्लीन करके हमें दिखाने की। आगे हमारे पास कॉन्ट्रास्ट थर्ड है जो कि कॉन्ट्रास्ट जो कि हमें असल के कहाँ से होता है? फिक्स या फिर स्ट्रेनिंग करने से किसकी? मटेरियल की। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कैरेक्टरिस्टिक्स। या दोस्तों उसकी मैग्नीफिकेशन में पहले आते हैं। मैग्नीफिकेशन जो कि होती है 1000 से 15,000 तक होती है, 15,000x तक होती है किसकी? जी हाँ दोस्तों, लाइट माइक्रोस्कोप की। आगे जो कि इसके डिफरेंस में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जिसकी होती है 5,000 से 10 लाख तक, 10 लाख x तक।
आगे चलते हैं। रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की होती है 250 नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है 0.25 नैनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप कितनी ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकती है। लाइट माइक्रोस्कोप जो कि होती है डीड ऑर्गेनिज्म हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तीनों को ही हमें दिखा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आगे है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये जो कि होती है सिर्फ डेड और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिखा सकती है। और इसका लाइट माइक्रोस्कोप में कौन सा कलर होता है, वाइट, जो कि होता है जिसका जो भी शक्ल का कलर होगा वही होगा। ये इसकी वजह से ही लाइट माइक्रोस्कोप को बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होती है वाइट और ब्लैक, सिर्फ वाइट और ब्लैक। और सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, विजिबल लाइट होती है उसमें लाइट माइक्रोस्कोप में, और जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें होती है इलेक्ट्रॉन बीम। जी हाँ दोस्तों, रेजोल्यूशन पावर पे आते हैं। रेजोल्यूशन पावर जो कि होता है लाइट माइक्रोस्कोप का होता है 500 टाइम्स बेटर होता है किसकी, हमारी आइज़ के 500 बेटर होता है, 500 टाइम्स बेटर होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 10,000 टाइम्स बेटर होता है हमारी आई से। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है रेजोल्यूशन पावर पर लिया, उसमें एक पॉइंट रहती है कि सब सेल्यूलर की स्टडी जो कि हो वो कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जी हाँ, आप भी बोलिए ना, आप भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा के जा रहा हूँ। आगे चलते हैं। हमारे पास है सेल फ्रैक्शनेशन। दोस्तों, सेल फ्रैक्शनेशन किसको कहते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन आइसोलेशन ऑफ अ सेल्यूलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन दैट केमिकल कंपोजिशन पे कोई असर न पड़े, लेकिन हमें हर एक एलिमेंट अलग अलग मिले, क्योंकि हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकें अच्छे तरीके से, आइसोलेट कर सकें और ऑब्ज़र्व कर सकें अच्छे तरीके से, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, या सेल्फ फ्रैक्शनेशन। और इसके लिए हमारे पास जो कि होता है जो कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और आइस कोल्ड इन्वायरमेंट हमें चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, आइस कोल्ड इन्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, सेल्स जो कि होमोजेनाइज़र में प्लेस रखे जाते हैं, होमोजेनाइज़र में, जिसे हम मोटर ऑफ ब्रेकर भी कहते हैं, या फिर मोटर और ब्रोकन भी कहते हैं। या दोस्तों, आगे चलते हैं। जो कि है फ्रीड कंटेंट ऑफ सेल, जो कि है उसमें स्पाइनिंग होती है, तो फिर हम उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास है कि जो कि इसकी सेटिंग होती है सीक्वेंस की हिसाब से, ऑर्गेनेल्स की वो होती है कि न्यूक्लियस जो कि होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स पहले जो कि होता है न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वो उसका वज़न जो कि बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद जो कि होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल होता है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम का होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे होता है राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास है एक टॉपिक है यूकेरियोट्स दोस्तों किसे कहते हैं। यूकेरियोट्स दोस्तों ट्रू न्यूक्लियोटाइड हो सेल में, जो कि मेम्ब्रेन हो, कहाँ पे मेम्ब्रेन जो कि बाउंड हो कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये है यूकेरियोट्स। जी हाँ दोस्तों, यूकेरियोट्स हम उसे कहते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड हो सेल का, जो कि मौजूद हो कहाँ पे, मेम्ब्रेन बोर्ड न्यूक्लियस में, तो फिर हम उसको कहेंगे यूकेरियोट्स। और ये जो कि इसमें डीएनए और हिस्टोन भी मौजूद होते हैं, और उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, गोल्गी एपरेचस भी होता है, और लाइसोसोम्स भी होते हैं, और प्लास्टिड्स भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे भी बहुत चीज़ें हैं जो कि इसमें मौजूद होती हैं, अक्सर चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। आगे चलते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से ये यूनिसेलुलर में भी मौजूद होता है और मल्टी सेलुलर में भी मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास है प्रोकैरियोट्स दोस्तों किसको कहते हैं। प्रोकैरियोट्स जो कि होता है ये अपोजिट है यूकेरियोट्स का। इसमें नॉन ट्रू होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में मौजूद होते हैं, और जो कि न्यूक्लियाई मटेरियल होते हैं वो कोलाइड
जो कि कॉइल्ड होते हैं, कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड रीजन में। और ये जो कि होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और लाइसोसोम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि मौजूद नहीं होती। और डीएनए जो कि होता है एसोसिएट कहाँ पे करता है, हिस्टोन प्रोटीन पे। जी हाँ दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन में ही डीएनए मौजूद होता है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो कि है हिस्टोन प्रोटीन, और उसके बाद सिर्फ इसमें क्या होता है, मिसोसोम्स मौजूद होते हैं, सिर्फ इसमें मिसोसोम्स मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारे पास है मिसोसोम्स क्या होता है, सिंपल जो कि इनफोल्डिंग हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हम कहते हैं मिसोसोम्स। या दोस्तों आगे चलते हैं, मिसोसोम्स में हमारे पास जो के प्रोसेस आ जाते हैं वो है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, उसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें मिसोसिस होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक में, पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक जो के होते हैं वो हैं, पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सॉरी दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम उसे कहते हैं जो कि सेल इनक्लोजिंग मेम्ब्रेन हो, हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो जिसके चारों तरफ फ्लड होता है। आगे चल रहे हैं, हमारे पास वो सेपरेट होते हैं साइटोप्लाज्म से, वो सेपरेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है, लेकिन सेल जो कि होती है सेल मेम्ब्रेन उसको डिफाइन किया गया है थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं, वो अलो करती है इसको टू टेक अप और रिटेन सब्सटेंस, उसको टेकअप और रिटेन करने में मदद करती है। और ये डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड में, जो कि प्रोटीन में मौजूद होती है। उसका तादाद क्या होता है, 60 to 80% प्रोटीन होते हैं और 40 to 20% लिपिड्स होते हैं। जी दोस्तों, इसमें ये तादाद होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, किसको कहते हैं, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल आप सही समझ गए होंगे, लेकिन चलते हैं कोर्स में क्या है। इसमें टॉप लेयर्स होती हैं और ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोलिक एंड्स होती है। और इसमें जो कि उसका फेस जो कि होता है ईच अदर से मिला हुआ होता है। और ये पोलर हाइड्रोलिक एंड्स होती हैं, एसोसिएट कहाँ पे करती हैं, प्रोटीन्स पे और कार्बोहाइड्रेट में, और भी बहुत चीज़ें जहाँ पे एसोसिएट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर लिपिड। लिपिड हम किसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को, और एनिमल में कोलेस्ट्रॉल 50% होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये जो कि एब्सेंट होती है कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड जो कि होता है एब्सेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और आगे चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है, नहीं होता, एब्सेंट होता है। और भी प्लांट्स में और बैक्टीरियल सेल्स जो कि होते हैं उसमें भी नहीं मौजूद होता। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है फ्लड मासिक मॉडल। जी हाँ दोस्तों, फ्लड मासिक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 में हमें बताया, उसके बारे में जो कि किसके बारे में है। जी हाँ दोस्तों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्किंग मॉडल, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से काम करती है ये हमें पता चलेगा इस मॉडल में। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, ये सिंगर और निकोलसन ने हमें बताया, किस टाइम में बताया, 1972 में। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, ये लिपिड बाइलेयर होता है जिसको हम कोर ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आगे चलते हैं, ये इसमें जो कि लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं जो कि मौजूद होते हैं किसमें, फ्लड स्टेट में। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारे पास है ये कैपेबल होते हैं रूटेट करने के और मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन में। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर और जो कि अरेंजमेंट होती है किसकी, मेम्ब्रेन प्रोटीन की, वो आइस ब्रिक की तरह होती है, जो कि सी में मौजूद होते हैं, आइस के टुकड़े उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारे पास फ्लड मास्क मॉडल में है कि जो कि इसमें प्रोटीन होते हैं वो जो कि डिसकंटिन्यू पार्टिकल होते हैं मोसेक प्रोटीन जो कि होते हैं एज अ मोसेक ऑफ डिसकंटिन्यूस पार्टिकल। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, कंपोनेंट जो कि होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोबाइल की तरह होते हैं, मोबाइल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारे पास है प्रोटीन कहाँ पे एसोसिएट करते हैं, जो कि प्रोटीन एसोसिएट करते हैं वो लिपिड बाइलेयर से, उसके दो टाइप्स हैं। या दोस्तों, आगे चलते हैं, पहला है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम इंटरेस्टिंग प्रोटीन
भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास है इसकी डेफिनेशन और इसकी डिस्क्रिप्शन है। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी डेफिनेशन से दो टाइप से उसकी डेफिनेशन से। और पहला है इंटीग्रल प्रोटीन, और उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इसका जो कि प्रोटीन जो कि होते हैं विदाउट लिपिड बाइलेयर हो उससे हम कहते हैं, और सॉरी विद इन लिपिड बाइलेयर हो उससे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। आगे चलते हैं। इसमें प्रोटीन चैनल मौजूद होता है जो कि सॉल्युबल होता है किसका, वाटर का, उसके आयंस का, और इसके पास जो कि इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम एक्सट्रिनिक प्रोटीन भी कहते हैं। प्रोटीन इसमें जो कि होते हैं लिपिड बाइलेयर होते हैं, आउटसाइड होते हैं। और आगे चलते हैं। ये जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर और साइटोप्लाज्मिक सरफेस होता है वो क्या करता है, लूज़ करता है किसको, मेम्ब्रेन सरफेस को। जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का दोस्तों? जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है किसकी, साइटोप्लाज्म की, और रेगुलेट क्या करती है, फ्लो ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करती है। जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास है इसका जो कि अहम फंक्शन ये है कि ये फ्लो करती है किसको, फ्लो करती है क्या, रेगुलेट करती है और फ्लो करती है सब्सटेंस को। जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास से मटेरियल जो कि होते हैं इन और आउट होते हैं, वो उसकी लिमिटिंग होती है, मतलब कि वो सिलेक्टिव विल होते हैं, जो कि सिलेक्ट वे होते हैं वही अंदर आ सकते हैं, वही बाहर जा सकते हैं। या दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास है इसमें फंक्शन में है कि जो कि मेंशन इसकी जो कि सुटेबल पीएच होती है, इसकी पीएच होती है। आगे चलते हैं। जो कि आयनिक कंसंट्रेशन होती है एंजाइम एक्टिविटी की, वो भी क्या होती है, आयनिक कंसंट्रेशन जो कि होती है वो किसके लिए होती है, एंजाइम एक्टिविटी के लिए। जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास है तो फिर दोस्तों हम थे फंक्शंस में। फंक्शन में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ ली थी, और यहाँ पे थे कि मेंशन करते हैं सूटेबल पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन जो कि होती है एंजाइम्स एक्टिविटी की वजह से होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, यानी कि दो प्रोसेस होते हैं जो कि इसमें मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो प्रोसेस कौन से प्रोसेस हैं, चलते हैं पढ़ते हैं और उसके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो उसमें से है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आ जाता है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी चाहिए। दिया दोस्तों, इसमें एनर्जी चाहिए। आगे चलते हैं। हमारे पास है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न दोस्तों किसको कहते हैं, डिफ्यूज़न तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। जी दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि किसका टाइप है। और इसमें जो कि मोमेंटम होती है, मूवमेंट होती है गैस मालिक्यूल्स की, इसमें वाज़े होती है। और ये जो कि मूवमेंट होती है उसकी गैसेस की हायर टू लोअर कंसनट्रेशन में होती हैं। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास है सब्सटेंस, इसमें जो कि होते हैं अक्रॉस कर जाते हैं फ्रीली, जो कि थ्रू दी सेल के थ्रू फ्रीली अक्रॉस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास है जो कि है एग्जांपल है कि हमारे पास के रेस्पिरेटरी गैसेस में डिफ्यूज़न होती है CO2 और O2 में। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? जी दोस्तों, मूवमेंट ऑफ गैस को ही ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल हो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जी दोस्तों, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, किसकी होती है? जी हाँ दोस्तों, किसकी होती है? वाटर पोटेंशियल की। और आगे चलते हैं। हमारे पास है कि ये मेंशन कर रहा है बैलेंस को, ऑस्मोटिक प्रेशर और इंटरसेल्युलर के बीच में बैलेंस को क्या करता है, मेंशन करता है बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास मेंशन करता है बैलेंस। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है कि ऑस्मराइजेशन जो कि इसका एग्जांपल है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्मोसिस के बाद जो कि टॉपिक है हमारे पास है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, एंडोसाइटोसिस में इंटेक होते हैं मटेरियल्स कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से, और वो क्या फॉर्म करते हैं, वैक्यूल फॉर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास फेगोसाइटोसिस में, फेगोसाइटोसिस जो कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और ये पिक्ट और जो कि इंजेस्टेड होते हैं थ्रू दी सेल, यानी कि बाय दी सेल में।
और ये सेल ईटिंग प्रोसेस है। और इसमें जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसका एक एग्जांपल है जो कि पिक करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को। ऑस्मोसिस के बाद है हमारे पास टॉपिक है जो कि है हमारे पास एंडोसाइटोसिस, जो कि है इनटेक ऑफ अ मटेरियल बाय सेल्स सेल मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वैक्यूल। इसमें क्या होते हैं, इनटेक होते हैं मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से जो कि बनाते हैं वैक्यूल्स। आगे है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक सॉलिड पार्टिकल है जो कि पिक्ड होता है और इंजेस्टेड जो कि होता है सेल थे, और ये सेलेटिंग प्रोसेस है और इसका एग्जांपल है वाइट ब्लड सेल्स। और ये पिक करता है किसको, फॉरेन बॉडीज़ को, कहाँ से, सेल से। और है पिनोसाइटोसिस, ये लिक्विड पार्टिकल होता है जो कि फॉर्म करता है वेसिल्स। आगे है सेल इटेज, ये जो कहता है सेल ईटिंग प्रोसेस होता है। आगे है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये है मेम्ब्रेन ऑफ फ्यूजन एंड मूवमेंट, इसमें जो कि मूवमेंट होती हैं बाहर सेल से, वो इसकी वजह से होती हैं। आगे चलते हैं, सेल वॉल है। सेल वॉल नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का, जो कि सीक्रेट करता है और मेंशन करता है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म हम उसको कहते हैं जो कि लिविंग पोर्शन है सेल का। आगे है चीफ कंपोनेंट जो कि है सेल्यूलोज, जिसे हम जो कि पेक्चिन में मौजूद होता है। सेल्यूलोज जो कि चीफ कंपोनेंट है उसको मेन कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, और ये मैन्युफैक्चर क्या करता है, पेपर्स और हाउस होल्ड गुड्स। आगे चलते हैं, ये जो कि मौजूद होता है कहाँ पे, कॉटन प्लांट्स में, जिसे हम गॉसिपियम कहते हैं, जहाँ पे प्योर सेल्यूलोज मौजूद होता है। सेल्यूलोज जो कि डिपॉजिट कहाँ से होते हैं, जहाँ से बनते हैं फाइबर। फाइबर किसे कहते हैं, जो कि स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ हो लाइट डिफरेंट एंगल्स में जो कि बनती हो। और डिफरेंट एंगल्स पे बनती हो, जो कि आगे है प्लास्मोडोमेस्टा, जो कि है एक प्लेस है जहाँ पे डिपोजिशन किसकी, वॉल मटेरियल्स की, जो कि उसमें से अंदर नहीं आती। और ये सिंगुलर है प्लास्मोडेस्मा। और स्पीशीज़ जो कि होते हैं उसमें कंटेंट ऑफ नाइबरिंग सेल्स जो कि होती है, कम्युनिकेट होती है एक दूसरे से। और इसके 3 लेयर्स हैं। पहला है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला ये जो कि फर्स्ट फॉर्म प्लेट सेल प्लेट होता है, और ये वर्क कैसे करता है, एज अ सीमेंटिंग लेयर्स, जैसे कि सीमेंटिंग लेयर होती है, ऐसे काम करता है। कहाँ पे, 2 डाटा सेल्स के बीच में 2 सेल्स जो कि सेपरेट होते हैं जब मिडिल लेमिला डिसॉल्व होती है। और आगे चलते हैं, कैल्शियम कंपोज ऑफ कैल्शियम पेप्टाइड होता है मिडिल लेमिला, और मैग्नीशियम पेप्टाइड का भी बना हुआ होता है। और आगे है दूसरा जो कि है सेल वॉल का टाइप है, यानी कि लेयर है, वो है प्राइमरी वॉल, जिसे हम फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, जो साइंथेसिस होता है प्रोटोप्लाज्म की वजह से, और जो कि डिपॉजिट होता है ये जो कि साइड्स होती हैं मिडिल लेमिला की, वहाँ से। और ये यंग होते हैं जो कि इनलार्ज होते हैं सेल्स में। यंग सेल्स में ये थिन और इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक हम उसको कहते हैं जहाँ पे कोई भी एनर्जी इस्तेमाल ना हो, फ्री एनर्जी के काम हो, तो फिर हम उसको कहते हैं प्राइमरी वॉल। और ये जब मैच्योर सेल्स होते हैं उसमें ये थिन और रिजिड होती है। मैच्योर सेल में थिन और रिजिड होती है। और उसकी कंपोजिशन है हेलो सेल्यूलोज जो कि 50% मौजूद होते हैं, और सेल्यूलोज 25%, और पेक्चिन है 25%। हेमी सेल्यूलोज जो कि होते हैं बनाते हैं मैट्रिक्स जो कि होते हैं सेल्यूलोज माइक्रोबेल्स होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं। आगे हमारे पास थर्ड जो कि सेल वॉल की लेयर है, वो है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो कि फॉर्म होती है डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज को डिपोज करने पे, और ये जो कि मौजूद होती है प्राइमरी वॉल के इनसाइड मौजूद होती है।
और ये कंसिस्ट होती है, इसमें मौजूद सेकेंड वाल में मौजूद होता है सेल्यूलोज, और ये वेरी करते हैं मिक्सचर ऑफ सेल्यूलोज को। और इसकी मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि जब डिपोजिशन होती है लिजिन और अदर एलिमेंट्स की। फंक्शन जो कि है सेल वाल का फंक्शन, जो कि इसका अहम फंक्शन ये है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल को, और डेफिनेट शेप देती है सेल को, और ये प्रोटेक्शन भी देती है सेल को। तो फिर इस तरह से होगा कि सेल वाल से इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, डेफिनेट शेप एंड प्रोटेक्शन टू सेल। स्केलेटल फ्रेम जो कि होता है प्लांट्स का, वो वस्कुलर प्लांट्स में अक्सर मौजूद होता है, और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और ये कैपेबल होते हैं इन बेबिंग के, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स टेकन होते हैं। और आगे है जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, और जो सॉल्यूट टुवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ये एक्ट करती है एक परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। और थर्ड है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू, जो कि अहम और परमानेंट पार्ट है सेल का, जो कि मौजूद होता है सेंटर में, जो कि कंट्रोल करता है सब जो कि एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में उसको। इसकी शेप जो कि स्पेरिकल होती है, ओवल या उसकी स्पेरिकल और ओवल भी होती हैं, और लॉब्ड इलोंगेट इन शेप भी होती हैं। शेप जो कि होती है इलोंगेट और लॉब्ड भी होती हैं, स्पेरिकल और ओवल या फिर लॉब्ड और इलोंगेट होती हैं। सरफेस जो कि होता है सराउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन के, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो कि सेवरल स्मॉल न्यूक्लियर होते हैं उनको कोइनोसाइटिक यानी उसका कुछ जो कि एग्जांपल है फंजी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये नॉट कॉम्पिटिटिव बैरियर होता है। और ये प्रोफोर्ट क्या करता है न्यूक्लियर पोर्स को, जो कि कनेक्टेड होते हैं कहाँ पे, बिटवीन द न्यूक्लियस के बीच में, और सराउंडिंग सेल्यूलर सब्सटेंस के चारों तरफ, जो कि फिल्ड होता है विद प्रोटीन रिच सब्सटेंस, में प्रोटीन बहुत मौजूद होती हैं। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। और कैरियोलाइम्फ ये भी सेम चीज़ है, क्योंकि न्यूक्लियो की मीनिंग है कैरियो की मीनिंग है न्यूक्लियस, और लाइम्फ की मीनिंग है प्लाज्म और वाटर। और आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड होता है, और इसमें मौजूद होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियर रेटिकुलम जो कि होता है बनता है किस तरह से, जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन और डीएनए मिलके न्यूक्लियर रेटिकुलम NR बनता है। न्यूक्लियोलाइसिस जो कि अंदर न्यूक्लियस में स्पेरिकल बॉडी होती है, उसको हम न्यूक्लियोलाइसिस कहते हैं। ये डिसअपीयर हो जाती है सेल डिवीज़न के दौरान, और फिर रिपेयर हो जाती है आफ्टर दी सेल डिवीज़न के बाद ये रिपेयर हो जाती है। सिंथेसिस जो कि होता है राइबोसोम्स का और राइबोन्यूक्लिक एसिड का यूकैरियोटिक सेल में, ये भी न्यूक्लियोलाइसिस की वजह से होता है। और हमारे पास इसमें टॉपिक है क्रोमोसोम्स जो कि सेल डिवीज़न होती है, उसमें क्रोमेटिन जो कि बनाते हैं क्रोमोसोम्स उसे कहते हैं। और इसमें मौजूद होते हैं हेरिडिटी यूनिट्स, जिसमें से एक है जीन्स जो कि कैरी करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसमें जो कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक स्पीशीज से स्पीशीज़ तक वेरी होते हैं। जैसे कि फ्रूट फ्ली है जिसमें 8 होते हैं, ह्यूमन में 46 और कॉर्न में 20 होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है
46 in a human, for the chromosomes in a human are 46। और ये जो elongated स्ट्रक्चर होती है जो कि विजिबल होती है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के दौरान ये विजिबल होती हैं। और सेल डिवीज़न के बाद ये हर एक क्रोमोसोम्स जो कि बना हुआ आता है क्रोमैटिड्स का, और 2 थ्रेड्स मिलके क्रोमैटिड्स बनाते हैं। क्रोमैटिड्स 2 क्रोमैटिड्स जो कि जॉइन होके एक सेंट्रोमेयर बनाते हैं, और जो कि प्रोटीन जो कि इसमें इस्तेमाल होता है काइनेटियोर जो कि प्रोटीन है वो इस्तेमाल होता है। हर एक क्रोमैटिड जो कि होता है उसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। जो कि टाइपिकल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके 2 किस्म हैं, पार्ट्स हैं, सॉरी 2 किस्म नहीं पार्ट्स हैं। पहला है आर्म और दूसरा है सेंट्रोमियर। आर्म किसे कहते हैं? जो कि पार्ट है क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर से आखिर तक जो कि पॉइंट होती है उसको हम कहते हैं आर्म, और ये डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन पे। इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहला है मेटासेंट्रिक जो कि वी शेप्ड क्रोमोसोम्स होता है और इसमें इक्वल आर्म्स होते हैं, और ये सेंट्रोमियर मौजूद होता है, इसमें सेंट्रोमियर जो कि होता है मौजूद होता है सेंटर में। और सब मेटासेंट्रिक जो कि एल और जे शेप का होता है जिसमें अनइक्वल आर्म्स होती हैं। और तीसरा है एक्रोसेंट्रिक जिसको हम सब मेटासेंट्रिक भी कहते हैं, जो कि है रोड लाइक क्रोमोसोम्स होता है और उसमें एक आर्म होती है जो कि स्मॉलर होती है, और जो कि दूसरी होती हैं वो बड़ी होती हैं, वो सॉरी शार्ट होती हैं। और सेंट्रोमियर जो कि है सब टर्मिनल है। और फोर्थ वन इज़ टेलीसेंट्रोक जिसको हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं, जो कि आखिर में होता है क्रोमोसोम्स की। और चौथा है जो कि है हमारे पास साइटोप्लाज्म जो कि है एक पार्ट है जो कि मौजूद होता है किसके बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है। जो कि कुछ सेल होते हैं जैसे कि एमोबिया, उसमें साइटोप्लाज्म जो कि 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि आउटर क्लियर मतलब कि बाहर यहाँ हिस्से को हम एक्टोप्लाज्म या फिर आउटर क्लियर भी कहते हैं, और दूसरा है इनर ग्रेन्युलर जिसको हम एंडोप्लाज्म भी कहते हैं। एंडो मीन्स इनर एंड एक्टो मीन्स आउटर। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये एक सेमी फ्लूइड कोलाइड होता है, ये एक सेमी फ्लूइड कोलाइड होता है जो कि एक्टिव स्ट्रीमिंग होती है मूवमेंट, जो कि होती है सेल के सरफेस के अंदरूनी हिस्से में, वो होती है साइटोलाइसिस, जो कि जिसमें हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल मौजूद होता है, आधा सेल का वॉल्यूम उसमें मौजूद होता है। साइटोसोल एक फ्लूइड मैट्रिक्स है यानी कि सेल सॉल्यूशन है, और ये एक और ये जो है ऑर्गेनेल है और इस साइड होता है साइटोप्लाज्म के, और साइटोसोल जो कि है वाटर सॉल्यूशन जो कि बनता है साल्ट, शुगर और अमाइनो एसिड और प्रोटीन और फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स और भी बहुत सारे एलिमेंट मिलके साइटोसोल को बनाते हैं। और हमारे पास है माइक्रोफाइबर्स जो कि टिनी फिलामेंट होते हैं। माइक्रो की मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है, और सॉर्ट ऑफ स्केलेटन होता है यानी कि साइटोस्केलेटन होता है, और रिजिडली होते हैं हर एक सेल में। यूनिसेल्युलर में इसकी मोमेंटम होती है, और साइटोस्केलेटन जो कि है उसमें ऑर्गेनेल्स और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो कि होते हैं साइटोप्लाज्म के वो अटैच्ड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक रेक्टिलियम इसमें है एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें एक नॉर्थ अफ्रीकन वुमेन बेडन ट्रब जो कि पहनती थी,
बहुत ही लेंथ वाले कपड़े, जिसकी वजह से उनकी जो कि बोन्स होते थे वो डेवलपमेंट नहीं होते थे, बिकॉज़ जो कि सनलाइट उसके पास नहीं पहुंचती थी, तो फिर उनके पास विटामिन डी नहीं होती थी। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम को ER भी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है चेनर्स का, और यहाँ पे जो कि एक्सटेंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये एलोबरेट होते हैं ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन का जो कि टाइप लिपोप्रोटीन जो कि होता है उसके सिस्टम से, और इसके 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम के। एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम को हम ER भी कहते हैं। पहला है उसके टाइप्स में से पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम, जिसे हम SER भी कहते हैं। ये अरेगुलेटेड होता है और इसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। ये कहाँ पे पाया जाता है? स्टूअर्ड में, जो कि जहाँ पे प्रोड्यूस होता है सेल, और इसमें जो कि अंदर जो कि मौजूद होता है एडियोपोस सेल्स, जिसको हम फैट सेल भी कहते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स और ग्लाइकोजीन और स्टोरिंग सेल्स और मसल सेल्स। और कोलेस्ट्रॉल जो कि होती है वो लिपिड कंपाउंड है, जो जिसमें मौजूद होती है विटामिन डी, जो कि हमें मिलती है कहाँ से? सनलाइट से। सनलाइट जो कि ज़रिया है एक विटामिन डी को हासिल करने के लिए, और विटामिन डी जो कि स्ट्रॉन्ग करती है और हेल्दी बनाती है हमारे बोन्स को। सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि ग्रेन्युलेटेड होता है राइबोसोम्स से, जो कि पाया जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस के थ्रू सेल्स में, जो कि मौजूद होता है मेम्बिलियम सिलेवरी ग्लैंड्स में और पेनक्रियाज में ये मौजूद होता है। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम का? फंक्शन जो कि है ये सपोर्ट करती है प्लेटफॉर्म किसको? राइबोसोम्स को। इसको जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो ये है कि ये सरफेस एरिया बनाती हैं, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ये सरफेस एरिया बनाती हैं। ये टेक एक्टिव पार्ट रिएक्शन, ये एक्टिव हिस्सा लेती हैं किसके लिए? रिएक्शन के लिए, जिसकी माना है ये अटैच हो जाती हैं एंजाइम से, और जिसका पाथवे है जो कि ये पाथवे बनाती है जिसके थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है कहाँ पे? इंटरसेल्युलर सर्कुलेशंस में। और ये पैसेज है किसका? मतलब कि इसमें क्या मौजूद होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि पास होता है न्यूक्लियस के थ्रू, और वेरियस जो कि ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस प्रोटीन्स की, उसको उसमें मौजूद होता है। और इसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन होती है किसकी? जो कि ह्यूमंस ड्रग्स पीते हैं उसकी। और ये इसको ये जो कि है स्टोरेज और रिलीज़ करती हैं, और रिलीज़ करती हैं कैल्शियम आयंस, और ये मैन्युफैक्चर करती हैं लिपिड्स को। और सेकंड है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मौजूद होता है यूनिवर्सली प्रेजेंट आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रोमायोसिस, और ये मिनट ग्रेन्यूल्स है, और ये वेसल्स में मौजूद होता है, जो कि रोलेट थ्रीड्स या फिर इट्स स्ट्रिंग जो कि डिपॉजिट करती हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन किसकी? सेल की। और ये कांस्टेंट होती है, इनमें जो कि मोशन होता है कांस्टेंट होता है कहाँ पे? लिविंग जो कि सेल्स होते हैं उसमें। सेंटर जो कि होता है, ये सेंटर है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का, और इसकी जो कि डायमीटर है जो कि है वो है 0.2 से लेकर 1 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर है, और 10 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होती है।
10 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होती है। इसमें 2 थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि बाउंड्री जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रियन की, जो कि फॉर्म करती है लिपिड्स और प्रोटीन्स। इनर मेम्ब्रेन जो कि होती है उसमें मौजूद होता है रेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन, जिसको हम क्रेस्ट्री भी कहते हैं, जहाँ पे एंजाइम लोकेटेड होता है। मतलब कि क्रेस्ट्री एक प्लेस है जहाँ पे एंजाइम मौजूद होता है। एंजाइम के लिए एक जगह है क्रेस्ट्री। और इंटीरियर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो फ्लड लाइक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, जो कि इसकी केमिकल कंपाउंड है। और क्रेस्ट्री जो कि बनता है जैसे कि उसका एग्जांपल है प्रोटीन्स लिपिड्स प्लस प्रोटीन, उसमें मेटाबॉलिश होती है, उसमें से बनता है CO2 + H2O + ATP। ATP जो कि है स्टेरॉयड है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसकी वजह से उसको कहा जाता है पावर ऑफ सेल। ये सेमी आइटोमॉस होते हैं जो कि एग्जिस्टेंस होते हैं सेल में। इसका खुद का DNA और RNA होता है। ये डिवाइड हो सकते हैं हाफ में और जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं एक अकेला सेल, जो कि नॉर्मल डिवीज़न के थ्रू होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि होती है पास, जो कि हमें जब सेल डिवीज़न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो कि लिया जाता है कहाँ से, मदर सेल से। कहाँ किस पे, एनिमल्स में। पीपल जो कि ट्रेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अपनी माँ से या फिर ग्रैंडफादर से या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से। हमारे पास है थर्ड वन गोल्जी एपरेचर्स। गोल्जी एपरेचर्स ये कैंसिलियर सिस्टम होता है जिसमें मौजूद होती हैं शॉपर्स मीन्स सेक्स, जो कि अरेंज होती है पैरेलल शेप में, जो कि फ्लैटेड होती हैं। कहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड में। विजिकल लेक होता है जो कि राइबोसोम्स का। ये नेम जो कि इसका गोल्जी एपरेचर्स क्यों रखा गया, क्योंकि साइंटिस्ट था गोल्जी जिसने इसे डिस्कवर किया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि होते हैं प्लांट्स में, और इसमें लोअर होते हैं कहाँ पे, इनवर्टिब्रेट के सेल्स में। और जो कि डेक्टोसोम होता है थ्राइंग बॉडीज़ को कहते हैं। गोल्जी बॉडी जो कि होती है एनिमल सेल्स की और प्लांट सेल्स की, उसको हम कहते हैं मार्फोलॉजी, जिसकी शेप होती है डिस्क लाइक। गोल्जी बॉडी जो कि होती हैं कंसिस्ट होती हैं क्रिस्टनाई, और जो कि है सेंट्रल पार्ट होता है, और ये फ्लैटेड होता है और प्लेट लाइक कंपार्टमेंट होता है। ये जो कि है पेरिफेरल नेटवर्क बनाता है किसका, ये होता है इंटरनल कनेक्टिंग ट्यूबल्स का। और पेरिफेरली इसमें पाए जाते हैं वेसल्स और गोल्जियन वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जानवरों के सेल में एक या फिर एक सेल, जानवरों के और प्लांट के एनिमल का सेल जो कि होता है उसमें एक सेल होता है, और प्लांट जो कि सेल होता है उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। काम क्या है गोल्जी बॉडीज़ का, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़, ये इसके 2 अहम जो कि फंक्शंस हैं। पहला है सिस फेस, उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिसीविंग साइड दैट इज़ कॉल्ड सिस फेस, और सेकंड वन इज़ अ ट्रांसफेस, जिसको हम शिपिंग और असेंडिंग साइड भी कहते हैं। ये परमानेंट होते हैं कहाँ पे, ग्लैंडुलर सेल्स में। ये प्रोडक्ट है किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि मॉडिफाइड होती है और स्टोर होती है और दूसरी जगहों पे सेंड की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशंस। ये इसमें कलेक्शन भी होता है, पैकिंग भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। ये मैन्युफैक्चर होते हैं एक अहम मैक्रोमॉलिक्यूल्स के, जो कि खुद के थ्रू होती है। और सेल वॉल जो कि होती है सेल प्लेट मटेरियल होता है प्लांट में, जो कि सीक्रेट होता है गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू। लाइसोसोम जो कि ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, गोल्जी बॉडीज़ से। लाइसोसोम्स है, फोर्थ वन है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम स्पेरिकल बॉडीज़ होती हैं, और उसकी जो कि साइज़ होती है
फ्यू डायमीटर माइक्रोमीटर होती है, क्या डायमीटर जो कि इसका होता है फ्यू माइक्रोमीटर होता है। और ये सराउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में। ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडी से, जो कि मौजूद कंटेंट जो कि उसमें मौजूद होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सिर्फ पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में। जब मेम्ब्रेन लाइसोसोम की हो जो कि रेप्चर हो जाए तो फिर रिलीज़ क्या होता है, एंजाइम्स में से डाइजेस्ट होते हैं उसके खुद के ही प्रोटीन्स। उसको हम कहते हैं आइडोफेगी, मीन्स सेल्फ ईटिंग। उसके खुद के ही प्रोटीन जाते हैं, उसके लिए हम कहते हैं सेल्फ ईटिंग। और उसी की ही वजह से हम कहते हैं उसको लाइसोसोम्स यानी सुसाइड सेक्स। उसका जो कि फंक्शन है ये है कि एंजाइम में वो डाइजेस्ट करता है फूड को और अदर मटीरियल्स को, या फिर उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ये डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और जो कि फॉरेन पार्टिकल्स वो होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, और ये वॉर्न आउट होता है कहाँ से, सेल्यूलर कंपाउंड से। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, ये एक डिजीज़ है जो कि लाइसोसोम एंजाइम्स की वजह से होती हैं। और ये जो कि होती है अक्यूमुलेशन होती है अनडाइजेस्टेड ग्लाइकोजन की वजह से। ये जो कि सॉइल होते हैं वहाँ ऑर्गेनिल्स में जहाँ पे इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं टिश्यूज़ और सेल्स। इन 1665 में WG हैस फैब्लिजियम एक्सप्लेन इट है। इसने हमें रिपोर्ट किए 30 डिसऑर्डर्स इसके, लेकिन हमारे बुक में सिर्फ 3 डिजीज़ हैं जो कि हैं ट्राइसेक डिजीज़। और उसकी फर्स्ट वन है ट्राइसेक डिजीज़, जिसकी कॉन्सिक्यूज़ है कि ये मेंटल इसकी वजह से इसकी जो कॉन्सिक्यूज़ है वो ये है कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है और ब्लाइंडनेस भी होती है और डेथ हो जाती है एज 3 में। यहाँ पे देखना कि कौन सी पॉइंट सेम है, वो है मेंटल रिटार्डेशन जो कि तीनों में ही मौजूद है। और सेकंड डिजीज़ है कोचर डिजीज़, जो कि मेंटल रिटार्डेशन है। यहाँ पे भी मेंटल रिटार्डेशन आ गया, और ट्राइसेक में भी मौजूद था जो कि इनफेटाइल होता है कहाँ पे, फ्रॉम लिवर एंड स्प्लीन। और इराइजिन जो कि होती है बोन्स की, वो भी क्रेनियल डिजीज़ की वजह से होती है। और क्रेबल डिजीज़ जो कि होती है इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन है। मीन्स तीनों में एक पॉइंट तो सेम है, वो ये है मेंटल रिटार्डेशन। और दूसरी पॉइंट ये है कि क्रेबलर डिजीज़ में लूस ऑफ माइल लिम होता है और डेथ हो जाती है एज ऑफ 2 सालों की उम्र में। जो कि अब है हमारे पास 5वां पार्ट है, वो है प्लास्टिड्स जो कि स्पेशल प्रोटोप्लाज्म्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं उसके ऑर्गेनेल्स। और ये केमिकल सिंथेसिस के थ्रू होते हैं, और ये स्टोरेज होती है, यहाँ पे स्टोर होती हैं बॉडीज़। और ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में और प्रोटोप्लास्ट में। इसके 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स लिविंग। अक्सर जो कि अहम टाइप है जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल पे, मीन्स बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल जो कि होता है ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, और ये मैन्युफैक्चर होता है फूड के थ्रू। मैन्युफैक्चर ये फूड करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और दूसरा है क्रोमोटोप्लास्ट ये इसकी मीनिंग क्रोमो मीन्स कलर और प्लास्ट मीन्स लिविंग। ये पिगमेंट्स होते हैं, एक क्रोन्टाई होता है और दूसरा एक्जेंथोफाई। ये पिगमेंट इस तरह से होते हैं, स्ट्रक्चर जो कि होती है इस तरह से होती है,
दो नेम दिए गए हैं, एक करंटी और दूसरा है एक्जेंथोफाइल। यकीनन आप याद करेंगे आगे है इसमें जो कि दी जाती हैं वेरियस कलर्स दिए जाते हैं लेकिन सिवाय ग्रीन के। और ये फाउंड होते हैं फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और अदर जो कि कलर पार्ट होते हैं विद आउट द ग्रीन पार्ट मीन्स। थर्ड वन है लिकोप्लास्ट। लिको मीन्स वाइट। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और ये डेवलप्स होते हैं गैर मौजूदगी, सनलाइट की गैर मौजूदगी में ये डेवलप होते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़मीन के अंदर में से हिस्सा जो कि प्लांट्स का जो कि अंदरूनी हिस्सा होता है ज़मीन में, वो उसी में पाए जाते हैं लिकोप्लास्ट। और ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। प्रोटोप्लास्ट जो कि होती हैं वो मैच्योर करते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स को, जो कि पाए जाते हैं मस्टमेटिक टिश्यूज़ में। ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं जो कि इनक्लोज होती हैं ग्रेन्यूल स्टोमेटा में, और ये मल्टीप्लाई होती है डिवीज़न के थ्रू। और जो कि प्लांट मेजर होते हैं तो फिर क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होता है, क्रोमोप्लास्ट भी मौजूद होता है और लिकोप्लास्ट भी मौजूद होता है जो कि। और दूसरा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट इज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल्स। एनर्जी ये कन्वर्ट करता है ऑर्गेनेल्स के पास। उसकी जो कि साइट है वो ही फोटोसिंथेसिस। उसका फार्मूला ये मतलब कि ये सोलर लाइट की वजह से केमिकली फूड एनर्जी बनाता है, और ये कंटेन होता है क्लोरोफिल का, और इसमें एसोसिएट होते हैं प्रोटीन्स। और जो कि इनसाइड क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें मेम्ब्रियस सिस्टम होता है जो कि अरेंज होता है फिल्टर सेक्स में, जिसको थैलीलिक्योर्स भी कहते हैं। और जो कि स्टेक्ड थैलिकॉइड्स होते हैं उसको हम गिराना भी कहते हैं। और फिलर जो कि होता है बाहर मौजूद होता है थैलीलिक्योइड्स में, स्ट्रोमा में, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फिर क्लोरोफिल कैप्चर होता है जो कि एनर्जी ऑफ सनलाइट के थ्रू। और जो कि एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो थैलिकॉइड्स जो कि होती हैं मेम्ब्रेन होती है उसमें से एनर्जी ट्रांसमिशन होती है कहाँ किस में? एटीपी में। और दूसरी एनर्जी की कैरियर है उसमें, और वो डिफ्यूज़ होती हैं स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा किसे कहते हैं? एनर्जी जो कि यूज़ हो सिंथेसिस में शुगर की CO2 के थ्रू। CO2 में CO2 इसकी डेफिनेशन होगी एनर्जी इज यूज टू डिराइव सिंथेसिस ऑफ शुगर फ्रॉम CO2। पेरिग्जाइम्स जो कि होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडीज होते हैं, और ये इसमें ये कंटेन करते हैं एंजाइम्स किसके लिए? ट्रांसफरिंग के लिए। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइटम होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड। और H2O2 जो कि टॉक्सिनिक मॉलिक्यूल है जो कि इमीडिएटली ब्रोकन हो जाता है एंजाइम कैटालिसिस में। ये पाया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। ये अबंडेंट होता है मेटाबॉलिज्म अल्कोहल जहाँ पे होती है, यहाँ पे अबंडेंट होता है। और जो कि इसका फंक्शन है ये है कि एनिमल्स होते हैं उसमें ऑक्सीफिकेशन जो कि होती है पेरोक्साइम्स की वजह से होती है। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी? अल्कोहल की। जो कि प्लांट्स होते हैं उसमें इसका रोल ये है कि ये एंटीफंगल हैं, मतलब है फंजीज को मारती हैं। और लिवर और किडनी में ये फुल होती हैं डीऑक्सीफाई की, जो कि हाफ होता है किसका अमाउंट? हाफ अमाउंट पिया जाता है अल्कोहल का किसी भी पर्सन के थ्रू। और जो कि सातवां है हमारे पास माइक्रो बॉडीज़ जो कि पाई जाती हैं प्लांट्स में, जो कि कंसिडर होती हैं स्पेशल पेरोक्साइम्स जो कि पाई जाती हैं फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ में। और ये सिंगल लेयर्ड इनक्लोजिंग फाइन ग्रेनुल स्ट्रोमा होती हैं
जो कि कंटेन करते हैं, जिसमें मौजूद होता है एंजाइम। आगे चलते हैं। इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड, जिसको हम कहते हैं शुगर भी कहते हैं। साइटोस्केलेटन, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है साइटोस्केलेटन, और उसमें साइटोस्केलेटन होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है फाइबर प्रोटीन का। इसका रोल होता है बहुत अहम होता है माइटोसिस में, मियोसिस में, साइटोकाइनेसिस में और सेल वॉल की डिपोजिशन में। और ये मेंशन करता है सेल की शेप को और सेल के डिफरेंट पार्ट को। 3 टाइप्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। और राइबोसोम्स जो कि होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर थर्ड 8 जो कि है हमारे पास, वो है राइबोसोम्स जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, जो सिंथेसिस होती है हर एक सेल के टाइप में। और ये जो कि मोस्ट म्यूचुअल होती है किसके बीच में, ये अमंग द मोस्ट म्यूचुअल एंड स्मॉलर सेलुलर कंपोनेंट, ये सेलुलर कंपोनेंट को स्मॉल करती है, इस सेलुलर कंपोनेंट से स्मॉलेस्ट होती है। और इसका नेम जो कि है हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए की वजह से ही राइबोसोम्स रखा गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो कि होती हैं वो फ्रीली फाउंड होते हैं हर जगह पे, लेकिन डिसअपीयर होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल्स जो कि होते हैं फ्री होते हैं एज वेल एज अटैच टू दी, फ्री भी होते हैं लेकिन अटैच भी होते हैं कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कंपोज्ड होते हैं ये 15 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, ये 50 किस्मों की प्रोटीन्स से बनते हैं। मिलियंस, इसमें मिलियन सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हर एक की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री जो कि होती है अंडर डायरेक्शन द न्यूक्लियस होती है, और जो कि ये प्रोड्यूस करती हैं प्रोटीन्स जो कि कंसिस्ट होते हैं 2 अनइक्वल सब यूनिट के। पहला है लार्ज सब यूनिट, जिसको हम डोम शेप, जो कि डोम शेप होता है गुंबद की शेप के जैसा, उसे कहते हैं लार्ज सब यूनिट। और दूसरा है स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर जो कि फॉर्म करता है केप की स्ट्रक्चर को कहाँ पे, फ्लैट सरफेस पे, किसके फ्लैट सरफेस पे, लार्ज सब यूनिट के फ्लैट सरफेस पे। अक्सर जो कि राइबोसोम्स होते हैं वो इडहेर होते हैं टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके ज़रिए, लार्ज सब यूनिट के थ्रू। और मैन्युफैक्चर होते हैं न्यूक्लियस में और ट्रांसफ़र करते हैं साइटोप्लाज्म को किसके थ्रू, न्यूक्लियोपस के थ्रू। और हमारे पास है 9th वन है सेंट्रियोल जो कि सेंट्रोजोम्स होते हैं, जो कि सेंट्रोजोम्स से बनता है सेंट्रियोल्स। और सेंट्रोजोम होते हैं माइक्रोट्यूब जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं सेंटर के, किसके सेंटर के, न्यूक्लियस के, जो कि करीब होता है न्यूक्लियस के। सेंट्रो की मीनिंग है न्यूक्लियस, सोमा मीन्स बॉडी। और ये पाया जाता है एनिमल सेल्स में विद इन सेंट्रोमियर सेंट्रोजोम पाया जाता है। और ये पेयर होता है सेंट्रियोल्स का। सेंट्रियोल किसे कहते हैं, ये सेंट्रियोल जो कि होता है एक शार्ट होता है, ये शार्ट होता है और बैरल शेप का होता है, जो कि स्ट्रक्चर जो कि उसकी होती है माइक्रोट्यूब की तरह होती है, जो कि इसमें परपेंडिकुलर होते हैं वन अनदर के। हर एक सेंट्रियोल जो कि होता है 9 सेट्स पे मौजूद होता है, जो कि ट्राइप्लेट होते हैं माइक्रोट्यूब्स के, जो कि अरेंज होते हैं रिंग शेप में। जब सेल डिवाइड होता है तब सेंट्रोल रिप्लिकेट होते हैं और मूव करते हैं अपोजिट साइड में, और 3D लाइक जो कि फाइबर्स होते हैं वो रेडिएट होते हैं सेंट्रियोल में, जिसको हम एस्ट्रियल रेज भी कहते हैं। हमारे पास ये आखिरी हेडिंग है, वो है वैक्यूल्स होते हैं, कैविटीज़ होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं, और ये जो कि होती हैं सराउंडेड होती हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम
टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। वेक्यूल्स जो कि होते हैं उसमें फुट जो कि होता है, वेक्यूल्स में फुट वेक्यूल्स, इसमें वेक्यूल्स में सब वेक्यूल्स आ जाते हैं सिवाय फुट वेक्यूल के, जो कि नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड है और फील्ड कैविटीज़ में मौजूद होता है। टोनोप्लास्ट जो कि सिलेक्टिव परमेबल होता है इन एनिमल में। टोनोप्लास्ट में एक ये सिलेक्टिव परमेबल है, मीन्स जो चीज़ें जिसको इजाज़त दी जाएगी वही अंदर आएंगे, और ये टेम्परली फार्म करते हैं किसको, टाइम ऑफ जब टाइम हो तभी बनेंगे। जैसे कि हम टेस्ट में पढ़ते हैं, जब टेस्ट की तैयारी करते हैं, जब भी टेस्ट का टाइम होगा तभी तैयारी करते हैं, ये भी इस तरह से हैं। ये जो कि होते हैं मोस्ट जो कि प्रोमिनेंट होते हैं मैच्योर सेल में, और लेस होते हैं परमानेंट, ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं इन मैच्योर सेल्स में। ये जो कि प्लांट में जो कि वैक्यूल होता है वो फिल्ड होता है सेल शेप के साथ, और स्टोर होता है हाउस में, और इसका अहम किरदार जो कि है प्लांट में है, जिसमें और प्लांट वैक्यूल जो कि होता है उसमें एक्ट करता है द लाइसोसोम्स जो कि जिसमें मौजूद होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जब डेथ होती है सेल की तब टोनोप्लास्ट खुद ब खुद लूज़ करता है खुद की ही डिफरेंशियल परमेबल को, मतलब कि खुद की मेम्ब्रेन्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करता है। और जो कि एंजाइम्स होता है जो कि काज होता है किसकी वजह से, लाइसोसिस, किसकी सेल की वजह से। जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन में हमारे पास आ जाते हैं पेरोक्साइम्स, एंकिलोसिस, लाइसोसोम्स, टोनोप्लास्ट। दैट्स इट, दैट्स फॉर यू। Please subscribe, like, share and comment.